तो जब ये गढ़ उन्हीं का है तो बताइए तो सही, उनके गढ़ में उनके ही लोग क्यों इतने दुखी हैं? उनके गढ़ में औरत के लिए स्थान क्यों नहीं है? उनके गढ़ में औरत को इज्जत क्यों नहीं है? उनके गढ़ में औरत को मदद क्यों नहीं मिलती है? और उनके गढ़ में औरत को दबाया क्यों जा रहा है? क्या भरेगा भड़काऊ भाषण? ऐसा कुआं गाड़े खुदाई कर खुद स्वयं करेंगे जिसमें खुद गिर जाएंगे, मैं बता रही हूँ। ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण से कोई फायदा प्रजा को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात समझने का वक्त असदुद्दीन भाई को आ गया है। हैदराबाद लोकसभा सीट जिसे एआईएमआईएम का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार एक ऐसा दाव खेला है जहां पर ओवैसी के इस किले में सेंधमारी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं माधवीलता की, डॉक्टर माधवीलता, जिन्हें बीजेपी ने इस बार मौका दिया है ओवैसी के खिलाफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस मैम। सबसे पहला रिएक्शन ये कि क्या कहेंगी, आपको यहाँ से फील्ड किया है? मैं यही कहूंगी कि अब की बार हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी का यही कहना है और यही सोच है, बेटी बचाओ, स्वावलंबन भारत, मुद्रा लोन्स और जितने भी उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, मुद्दा यही था कि उनको हर औरत और हर बच्चा इस देश में प्रगति करे और किसी के घर में दुख ना हो, हर परिवार प्रगति के ओर चले, ताकि भारत देश एक ऐसी उन्नति स्थान पे पहुंचेगी जहां से हम इकोनॉमिकली 14 जगह से हम नंबर 1 पहुंच जाएंगे। और ऐसे उनके ऐसे सारे कार्यक्रम हो चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, जिसमें सबसे बड़ी बात हमको ये जानना चाहिए कि उन्हें औरत के आंसू को हटाने के लिए जीवन से उन्हें हर प्रकार का प्रयास किया है। उन्होंने द फर्स्ट एंड ब्राइट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज रिमूवल ऑफ ट्रिपल तलाक। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि वो मजहब के नाम से नहीं चलाते हैं देश, वो प्रजास्वाम्य से चलाते हैं इस देश को। उसी मुद्दा को, उसी बात को वो यहाँ पे अब की बार इतने ठोक के बोलना चाहते हैं कि हम आपके हैं। सबका साथ सबका विकास जब मोदी जी ने कहा था तो सबका साथ हुआ तो सबका ही साथ, और इसी में वो ये भी बोल चुके हैं कि सब यानी सब भारतीय, सभी बच्चा, सभी वो पुरुष, सभी स्त्री जो इस देश के हैं। आपको जो है ट्रिपल तलाक का पैरोकार कहा जा रहा है, हिंदुत्व चेहरा जो है एक तरह से कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम हैदराबाद सीट की बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटीज जो है उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो किस तरह से ये बैलेंस हो पाएगा? किस तरह से आप इन तमाम चुनौतियों को देखती हैं? ताजुब की बात तो ये है कि हैदराबाद में जिनको आप माइनॉरिटीज कहेंगे, संख्या से वो माइनॉरिटीज नहीं है, संख्या से हिंदू माइनॉरिटी है यहाँ पर। अच्छा, तो जब ये गढ़ उन्हीं का है तो बताइए तो सही, उनके गढ़ में उनके ही लोग क्यों इतने दुखी हैं? उनके गढ़ में औरत के लिए स्थान क्यों नहीं है? उनके गढ़ में औरत को इज्जत क्यों नहीं है? उनके गढ़ में औरत को मदद क्यों नहीं मिलती है? और उनके गढ़ में औरत को दबाया क्यों जा रहा है? अब ये हुआ मुद्दा और मसला उनके यहाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और दूसरी तरफ ये है कि सारे लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैदराबाद नाम शेयर करता है, वो हैदराबाद कैपिटल सिटी तेलंगाना का नहीं है। हैदराबाद तेलंगाना कॉन्स्टिट्यूएंसी और सॉरी हैदराबाद का तेलंगाना का जो हैदराबाद कैपिटल सिटी है उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सिकंदराबाद, मल्काजिगिरी और हैदराबाद, जिसको पुराना बस्ती कहते हैं। सभी को ताज्जुब होगा जब नैस्कॉम ने पिछले साल डिक्लेयर किया था कि भारत देश के पूरे आईटी जॉब्स में तकरीबन 40% हैदराबाद जो तेलंगाना का कैपिटल सिटी है वहां से भरा जा रहा है। अगर आप इसी मुद्दे को पकड़ेंगे तो इस हैदराबाद के शहर में जब आप ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, वहां से 1% का भी इसमें नहीं जुड़ता है, यानी कि 1% भी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट जॉब्स ये 40% में से नहीं है। तो आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? लोकसभा हैदराबाद क्या कर रहा है? 4 दशक से हम देख रहे हैं यहाँ पर एआईएमआईएम का कब्जा रहा है 1984 से अब तक। तो ऐसे में ये जो चुनौती है, आप इसे किस तरह से देखती है? क्या मुश्किल रहेगा, क्या आसान रहेगा, किस तरह से रहने वाला है ये पर्टिकुलर कंटेस्ट? ये बात मुश्किल या आसानी की नहीं है,
ये बात कितने सारे सच्चाइयां बाहर आएंगे, कितने सारे ऐसे झूठे काम हैं जिसके बल पर आज तक जीत का झंडा लहरा जा रहा था। मुद्दा ये है कि पोलिंग स्टेशंस कौन से जगह पे फेंके जा गए हैं। मुद्दा ये है कि अपोनेंट जो बीजेपी या किसी प्रकार के आप पोलिंग एजेंट्स को कहिए, क्या वो जा पा रहे हैं, वहां पर बैठ सक रहे हैं। मुद्दा ये है कितने सारे हिंदू निडर से जाकर वहां पे वोट डाल पा रहे हैं। मुद्दा ये है इलेक्शन के सामने ही कितने सारे हिंदुओं के वोट्स गलती से डिलीट किया जा रहा है। मुद्दा ये है कितने सारे हिंदुओं के वोट्स अपने पोलिंग बूथ से निकालकर एक आश्चर्यचकित से जिस दिन वो वोट डालने जाते हैं कोई दूसरे पोलिंग बूथ में फेंका जाता है। तो क्या आप इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है ऑफिसर्स को वहां पर नहीं आने देना, हिंदू वोट्स को नहीं डालने देना, एक तरह की गुंडागर्दी? मैं शायद आपका शब्द प्रयोग जो आपने किया वो नहीं कहूंगी, भाई इतना तो कहूंगी अनैतिक है ये। इट्स इलीगल एंड इट्स इनजस्टिस टू एवरी वोटर। हर एक वोटर के लिए ये अन्याय है। और जैसे कि आप पसमानदा मुस्लिमों के औरतों को देखिए तो उनको तो बहुत ज्यादा जानकारी तक नहीं है, वो कैसा जाना चाहिए, कैसा वोट डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब की बार हम उन सारे औरतों को विश्वास दिलाएंगे और सिखाएंगे पोलिंग बूथ क्या होती है, वोट कैसा डाला जाता है। और बहुत सारे मुस्लिम औरतों को यहाँ तक नहीं मालूम है कितने सारे आश्वासन दिए गए हैं मोदी जी से, कितने सारे स्कीम्स योजनाएं लाए गए हैं। क्योंकि एमपी साहब का कर्तव्य दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री जी जितने भी आयोजना प्रकट करे थे, कितने भी आयोजना उन्होंने अनाउंस किए थे, उन सारे आयोजनाओं को लोगों के बीच में लेके जाए और उसका फायदा हर एक नागरिक को दिलवाए। लेकिन यहाँ तो ये होता ही नहीं है। जहां तक हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो आप बेशक अभी यहाँ के एमपी है, लेकिन आप जो है यहाँ पर महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से जो आप बातचीत भी कर रही थी। क्या आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक का जो फैसला मोदी सरकार ने लिया था उसका कनेक्ट कहीं ना कहीं आप आसानी से मुस्लिम महिलाओं के साथ बैठा पाएगी? बात ये आसानी या मुश्किल की नहीं है, बात उनकी दुख दर्द है। अब आप समझिए कोई कुआं में गिरे हुए हैं और रो रहे हैं, वहां पर आप एक रस्सी देते हो ऊपर उठाने के लिए, थोड़ी रस्सी डालने से पहले बोलोगे, बाहर आने के बाद आप मेरा बात सुनोगे नहीं सुनोगे। थोड़ी ये सोचकर आप समझते मोदी जी ने ये सब किया है। मोदी जी ने उनके आंसू मिटाने के लिए किए हैं। मोदी जी ने इसलिए किए ये ट्रिपल तलाक ताकि और एक औरत इस दलदल में नहीं फंसेंगे, बाहर आएंगे। तो अब उन औरतों का बारी है कि वो सोचे कि जिसके इतने बड़े भाई वहां पे ठहरे हुए हैं, हमारे जिंदगियां बदलेंगे। जिस हाथ को लेकर वो ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ को पकड़े रहना। बताइए आप किसका जिम्मेदारी है, किसका जरूरत है? पसमानदा औरतों का जरूरत है वो कि वो समझे कि इस भाई का हाथ हम ना छोड़े और पकड़े रहे, और इस भाई उनको इतना दूर लेके जाएंगे कि ताकि वो फिर से कोई मर्द उनके जिंदगी में उनका फायदा उठाने का यानी कि ही विल नॉट इवन डेयर टू डू दैट, हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। जहां तक हैदराबाद की बात है, कई बार जो हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम का गढ़ बनता जा रहा है, बयानबाजी कहे, भड़काऊ भाषण कहे, भड़काऊ भाईजान कहे, तो ऐसे में किस तरह से ये चुनौती रहेगी? या ये कहे कि यहाँ पर हमने देखा है फिलिस्तीन के समर्थन में जो है पिछली बार इलेक्शंस में जो है यहाँ पर नारेबाजी भी हुई थी समर्थन में, साथ ही राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद को लेकर कई बार हमने देखा युवाओं को भड़काते हुए। तो क्या आपको लगता है कि जो भड़काऊ भाषण होते हैं इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ के जो पॉपुलेशन है, जिनको अब आप मेजोरिटी कह रहे हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा? उनका अभी और आगे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भड़काऊ भाषण देते हो उससे क्या लोगों का पेट भर रहा है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हो उसकी वजह से क्या उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं क्या उससे उनकी जिंदगियां सेटल हो रही हैं? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं क्या उनको वैद्य सदुपाय मिल रहा है? क्या गरीबी मिट रहा है? क्या बच्चे चाइल्ड लेबर होने से बंद हो गया है? अरे क्या भरेगा भड़काऊ भाषण? ऐसा कुआं गाड़े खुदाई कर खुद स्वयं करेंगे जिसमें खुद गिर जाएंगे। मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण से कोई फायदा प्रजा को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात समझने का वक्त असदुद्दीन भाई को आ गया है।